जिसके बिना शायद ही मतलब कोई परीक्षा हो जाए। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या नाम है? हिंदी। अभी जो भी परीक्षा निकला उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा हिंदी। सीजीपीएससी मेंस में 100 नंबर का आता है, ये में 50 नंबर, मतलब प्री मतलब सी सेट निकालने के लिए हिंदी काम का है। हॉस्टल वार्डन का भी सिलेबस है। महिला परि हर हर एक विषय, हर एक जो भी निकलेगा छत्तीसगढ़ में, उसमें अहम रोल अदा करता है हिंदी। लगता आसान है, लग जाता है बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, बनता बनता नहीं है। ठीक है, चलिए हिंदी में आज जो टॉपिक चालू करेंगे उसका नाम है वर्ण। क्या नाम है? वर्ण। दिखता बहुत आसान है ये भी टॉपिक, लेकिन 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट वर्ण से मिलेंगे आपको। किससे मिलेंगे? वर्ण से। सबकी परिभाषा बताऊंगा, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, शब्द क्या है। वर्ण के पहले प्रकार देखो, 2 प्रकार होता है, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ये जानते हो ना? देखिए, वर्ण पहले थोड़ा सा परिभाषा बता देता हूँ, वर्ण किसको बोलते हैं। जैसे मैं अभी जो मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है वो सब ध्वनि है। क्या है वो सब? ध्वनि है। जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ सब क्या है? ध्वनि है। ठीक है, तो ध्वनि संकेतों को या ध्वनि को संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक है, सब का परिभाषा बताऊं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सुनो बस। तो वर्ण क्या है? ध्वनि संकेतों, ध्वनि को संकेतों के रूप में लिखना। हर एक के लिए तो चिन्ह होगा। जैसे मैं बोला देखो राम, तो ऐसे बोला रा, और ये म, ये इतना बड़ा वर्ड, ये शब्द हो गया, वर्ण नहीं है। ये क्या हो गया? शब्द। लेकिन जो राम बोल रहा हूं मैं, वो ध्वनि है। वो क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि बोलने और सुनने के काम आता है, जबकि वर्ण लिखने और पढ़ने के काम आता है। वर्ण किसके काम आता है? लिखने और पढ़ने के। देखो ये राम है, तो इसमें अभी आपको पता नहीं चल रहा है, मैं बता देता हूं। इसमें र है, बड़ा आ है, ये र हमेशा आधा होगा, प्लस आधा म है, और इसमें अ है। इतने सारे वर्ण हैं, इतने वर्ण मिलकर एक शब्द बना राम। ये सब वर्ण है। तो देखो वर्ण की एक और परिभाषा, जिसके और भी, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सके, ये और डिवाइड नहीं हुआ, ये और डिवाइड नहीं होगा, ये और डिवाइड नहीं होगा, ये और डिवाइड नहीं होगा, इनको बोला जाता है वर्ण। ध्वनि बोलने और सुनने के काम आता है, वर्ण लिखने के और पढ़ने के काम आता है। ऐसे शब्द को वर्ण कहा जाता है जिसके और भी क्या ना किया जा सके, टुकड़े ना किया जा सके। ये है वर्ण। वर्ण आपको, वर्ण के 2 प्रकार पढ़ने में मिली, एक का नाम है स्वर, दूसरे का नाम व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, इन दोनों के मिलने से बनेगा एक माला, जिसको आप बोलोगे वर्णमाला। वर्णमाला। और हिंदी या देवनागरी लिपि में अपन पढ़ते हैं वर्णों की संख्या कितनी? 52। तो हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52, 52। इसमें से स्वर की संख्या है 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, बाकी जो बचा वो क्या होगा? व्यंजन। लेकिन अपने पूरे को नहीं मानता, ये 39 को मानता है व्यंजन। 39 क्या है? व्यंजन। इसमें से भी मूल व्यंजन तो 33 ही है। 33-35 जो मानना रहता है उसको मानेगा। ठीक है, अभी देखते जाएंगे। 39 व्यंजन है, 11 स्वर है। कितने हुए दोनों को जोड़ने से? कितने हुए? 50। जो 2 बचे वो, ये जो 2 हैं ये अयोग हैं, अयोग्य। अब ये सब क्या है क्या नहीं है सब बताऊंगा बेटा। आप अभी स्वरों की संख्या, पहले आज का टॉपिक मेन अपना स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। वहां पर आ जाओ। स्वर, स्वर की संख्या होती है 11। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। कितने हो गए? ये 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं इस 11 स्वर में अगर मात्राओं की बात करूंगा, तो इसमें कौन सा मात्रा लगा? कोई मात्रा नहीं लगता।
इसमें कौन सा मात्रा लगता है? आ। जैसे मेरे को क में, ये देखो क धन आ लगाना है, तब ये क्या होगा? का। क्या होगा बेटा? का। ठीक है। एक बात और याद रखना है, जो स्वर है इसकी एक ही परिभाषा है। स्वर हमेशा उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी के सपोर्ट के होता है, ये स्वतंत्र बोले जाते हैं। जैसे अ, बड़ा आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन, ये जो मैं व्यंजन बढ़ाऊंगा इसके बाद, वो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये देखो, ये व्यंजन है। मैं जैसे बात कर रहा हूँ रा, अगर इसके साथ में जब तक स्वर ना जोड़ूं, इसको पढ़ ही नहीं सकते। आधा रा को कैसे पढ़ोगे? ये अगर इसके साथ में कोई भी स्वर लगा दिया, जैसे छोटा अ लगा दिया, तब ये दोनों मिलकर हो जाएगा रा। अब पढ़ सकते हो। अब इसको आधा रा को कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना, व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जाएंगे। अगर स्वर उसमें नहीं जुड़े तो उसको बोले ही नहीं जा सकता। ठीक है। तो स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, इनकी संख्या 11 है। अच्छा, मात्राओं की बात करेंगे तो इसमें आएगा ई। कौन सा ई? छोटा ई, सॉरी। इसमें क्या आएगा? ई। कैसा ई? ये इधर से लगेगा तब क्या कहलाएगा? छोटा ई। और ये अगर इधर से लगेगा तो क्या कहलाएगा? बड़ा ई। ऊ, मतलब ये छोटा ऐसे लगता है, ऊ ऐसे लगेगा। ऊ, बड़ा ऊ ऐसे लगेगा। ऊ, री, ये ऐसे लगता है। जैसे मैं बोला क्री, ये ऐसे लगेगा। ठीक है। री, ए, देखो यहां पर जब कोई डंडी नहीं है तो एक डंडी। कितना डंडी? एक डंडी। पहले ना इसको ऐसे लिखते थे, ए को, और ए को ऐसे लिखते थे, दो डंडी। ए, ओ लिखा जाता है ऐसे। ये हुआ ओ, और औ, बस इसमें क्या कर देना है? दो डंडी ले जाना है। ये हो गया औ। ये है मात्राएं। तो अगर पूछा जाएगा स्वर में मात्राएं कितनी होती है, तो 10। स्वर में मात्राएं कितनी होती है? 10। बात समझ में आया? स्वर बिना किसी के बोला जा सका या बोला जा सकने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इसमें किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं, स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। क ख ग घ, ठीक है, ये सब व्यंजन है। लेकिन मैं अब क ख ग घ बोल रहा हूं, तो उनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ी। तो व्यंजन क्या है? बिना स्वर की मदद के नहीं बोला जा सकता। ठीक है। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। अल्फाबेट में वॉवेल्स की संख्या 5 है, जबकि हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन अगर मैं मात्रा की बात करूंगा तो मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है। यही चीज आपको पूछेगा, कभी आंसर में आएगा 10, कभी आंसर लेगा 11। तो क्या पूछा है? अगर वो पूछा है स्वर के प्रकार तो लेगा 11, और स्वर में मात्राएं कितनी होती तो लेगा 10। ना तो वर्ण पूछेगा ना कुछ पूछेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें प्रकार है। आपसे पूछेगा स्वर के प्रकार, स्वरों के प्रकार सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्वर के प्रकार देखिए, मात्रा के आधार पर कोई कुछ नहीं लिखेगा ना, आज सीधी देखेगा इधर। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार किसके आधार पर बेटा? मात्रा के आधार पर। ठीक है। तो देखो, जिसमें जब छोटा होता है तो इसको बोल दिया जाता है, देखो, ह्रस्व। और साथ में अपन पढ़ रहे हैं तो स्वर, इसी को ब्रैकेट में बोलते हैं लघु स्वर। क्या बोल दिया जाता है? लघु स्वर। लघु को ही हिंदी में बोलते हैं ह्रस्व। ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ को ही हिंदी में बोला जाता है गुरु स्वर। और तीसरा है प्लुत। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार का। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार का, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
ठीक है। अगर ये किसके आधार पर बता रहा हूं, मात्रा। अब मैं देखो, जिनमें किसी भी प्रकार का मात्रा नहीं होता या केवल एक मात्रा हो, एक मात्रा, देखो, इनके उच्चारण में ध्यान से मेरी बात सुनना, परिभाषा बता रहा हूं, इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, हाश्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, इ, उ, री, इनको बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगा। कितने मात्रा का समय लगा? एक मात्रा का समय लगा। एग्जाम्पल, अ, ई छोटा छोटा जितना है, उ और री। ये री छोटा होता है बेटा, ये री काम नहीं आता। हाँ, एक री होता है बड़ा री, जो किसमें लगता है, ये लगता है संस्कृत में बड़ा री। ठीक है, चलिए एक चीज और पढ़ा रहा था मैं तुम लोग को। अगर मैं ऐसा बात करता हूं, इधर देखो, ये थोड़ा सा यहां पर आ जाओ, ये देखो, अगर यहां पर मैं किसी एक एक का एग्जाम्पल लेके बनाता हूं, देखो र का, अगर मैं इसको र के हिसाब से सेट कर रहा हूं, अ के देखो, ये क के हिसाब से सेट करूंगा तो ये हो जाएगा क, ये हो जाएगा का, ये हो जाएगा की, ये हो जाएगा की, होगा ना, ये हो जाएगा कु, ये हो जाएगा कु, ये हो जाएगा क्री, अरे होगा ना, ये होगा के, ये हो जाएगा कै, ये हो जाएगा को, ये हो जाएगा कौ। क के हिसाब से, क एक व्यंजन है, ठीक है, क क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, अब मैं इसको र के हिसाब से सेट कर रहा हूं। देखो देखो, पहला तो ये व्यंजन है तो ये आधा र रहेगा, आधा र को पढ़ नहीं सकते, आधा र को तो पढ़ नहीं सकते। जब उस अ जुड़ेगा तब कहलाएगा रा, तब क्या कहलाया वो, रा। अब ये देखो, ये हो जाएगा रा, ये हो जाएगा री, ये हो जाएगा री। अब देखो रू, ये लिखा रा और ये लिखा छोटा ऊ, और ये लिखा रा और ये लिखा बड़ा ऊ। रू और रू ऐसा नहीं लिखा जाता। इसी को कैसा लिखा जाता है यही बताना चाह रहा हूं। जैसे आजकल इसको लिखते हैं ये, अगर ये ऐसा लिखा है तो ये छोटा रा है कि बड़ा रा है, ये छोटा रा है। अगर इसी को मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसा, तो ये हो जाएगा बड़ा रा। ये है रुपया, आप लिखते रुपया, रुपया में छोटा रा आता है। ठीक है, आजकल ऐसे लिखते हैं। वैसे पहले ना इसको देखो ऐसे लिखते थे, ये ए को ना एक डंडा डाल के ऐसा लिखते थे, ये होता था ए और ये होता था ये ए। लेकिन हिंदी में परिवर्तन होते जा रहा है, हिंदी में परिवर्तन होते जा रहा है और ये ऐसे चेंज होगा, ये हुआ ए, ये हुआ ए, ए और ए। लेकिन इसी को आज कैसे, ये देखो, इसी के लिए मैं ये आज ऐसे नहीं लिख करके कैसे लिखते हैं, ए और ए, ये ऐसे लिखा जा रहा है ए, और ये ऐसे, जिसमें कोई डंडी नहीं है उसमें एक डंडी, और जिसमें एक डंडी उसमें दो डंडी, ये है ए और ए, ए ए, ए ए, ए नहीं, ए ए, ए ए, ओ औ, ओ औ। ठीक है, तो ये मात्राओं की संख्या इसमें कितनी हो गई, 10। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने पढ़ा दिया मैं आपको, 11। नहीं बेटा, 3। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार। ठीक है, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार, 3 प्रकार, हास्व, दीर्घ और प्लुत। तो जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगा उसको क्या बोल दिया गया, ह्रस्व स्वर। क्या बोल दिया गया, ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिनको बोलने के लिए या जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए ओ औ, सब में कितनी मात्राएं हैं, दो मात्रा। तो ऐसी संख्याएं जिनको बोलने में टोटल 7 होगा, सब बड़ा बड़ा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, टोटल 7। ये सब क्या है, दीर्घ या गुरु स्वर। जिनको बोलने के लिए या जिनके उच्चारण में कितने मात्राओं का समय लगे, दो मात्रा का। एग्जाम्पल देखो, बड़ा आ, ऊ, ई, ए, ए, ओ और औ। ये सब के सब क्या हैं,
दीर्घ स्वर हैं। तो देखिए मेनली बेटा यही दो प्रकार हैं, लेकिन तीसरा बांट दिया गया है। ये होता नहीं है लेकिन लगता है। प्लुत स्वर ये क्या एक प्रकार का है जिसमें या जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। देखो बोलने का मतलब जिसमें उच्चारण में कम समय लगे हास्व स्वर, हास्व से थोड़ा ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर, और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे तब क्या कहलाता है प्लुत स्वर। जैसे कोई दूर में है उसको बुलाते हैं राम, समझ में आया? जब कोई दूर में होता है तब उसको बुलाने के लिए या दूर के व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं प्लुत। जैसे देखो, लेकिन इसको लिखने के लिए एस लिखा जाता है, एस। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं राम, ये हुआ रा, ये हुआ माँ, राम, अब हुआ ये। तो जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, या बोल सकते हैं दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, तब उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। किसी कोई समस्या है तो बता दो मेरे को। तो मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, ठीक है। मेनली 2 प्रकार है, हाश्व और दीर्घ, ठीक है। चलिए, होठ के खुलने के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? होठ के आधार पर। हो ओष्ठ बोला जाता है, ओष्ठ, ओष्ठ के आधार पर, आधार पर। चलिए, अगर आप होठ को खोल रहे हैं, ऊ, मेरा होठ ऑटोमेटिक गोल हो गया, तो इसी को बोला जाएगा वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर। और एक जो वृत्त नहीं बनेगा, अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। मतलब ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिसको बोलते समय आपका होंठ क्या हो जाए, एकदम गोल, उ उ, ओ औ, उ उ, ओ औ। तो इनको बोलने में आपका मुंह क्या, होंठ कैसे हो जा रहा है? वृत्ताकार। तो ठीक है, ये किस में आ जाएगा? वृत्ताकार स्वर। जैसे उ उ, ओ औ, ठीक है। अभी जब परीक्षा में यही सवाल आएगा ना, निम्नलिखित में से कौन वृत्ताकार स्वर है, तब समझ में आएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 10 दिन से ज्यादा तो याद ये हमको नहीं रहता, ठीक है। 10 दिन से ज्यादा याद तो हमको नहीं रहता, तो तुमको कहां से याद रहेगा? वर्ण ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको बार बार पढ़ना पड़ता है। अब अंधी संधि समास को पढ़ने का जरूरत नहीं है, संधि में नियम लगते हैं। एक बार जहां फिट हो गया वहीं पर फिट हो गया, सूत्र है। जैसे मैथ्स का फार्मूला है वैसी संधि और समास का फार्मूला है, ठीक है। एक तो पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ा रहा हूं, तो अब हिंदी का समस्याएं कभी जीवन में नहीं आना है। किससे समस्या नहीं आएगा? हिंदी से, ठीक है। चलो, वृत्ताकार जिसको बोलने पर होंठ क्या हो गया, गोल हो गया। तो कितने निकले? 4, उ उ, ओ औ। बाकी जो बचा सब क्या हो जाएगा? अवृत्ताकार। कितने हो जाएंगे? 7। तो होंठ, होंठ के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। होंठ के आधार पर 2 प्रकार का। होंठ अगर गोल आकार का खोल रहा है तो वृत्ताकार, अगर वृत्ताकार नहीं खोल रहा है तो सब क्या हो जाएगा? अवृत्ताकार। इसलिए अवृत्ताकार की संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। मात्रा के आधार पर हो गया, ठीक है। कितने प्रकार मात्रा के आधार पर? 3 प्रकार। चलिए, अब एक नए प्रकार की खोज करते हैं। चलिए, नाक, नाक का भी बड़ा रोल रहता है। कुछ लोग स्टार बन गए, 13 13 13, ठीक है। तो ये नासिका के आधार पर, किसके आधार पर? नाक का स्वर में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो नासिका के आधार पर। किसके आधार पर? नासिका के आधार पर, आधार पर स्वर के प्रकार। किसके आधार पर? नासिका। अगर नाक का यूज हुआ तो अनुसरण करना। जैसे आप अगर अच्छे बच्चे हो तो माता पिता की अच्छाई का क्या करते हो? अनुसरण करते हो, ठीक है। अनुगामी, अनुसरण मतलब साथ साथ चलने वाला। अनुसरण का मतलब क्या होता है? साथ साथ चलने वाला। तो नाक के साथ बोला जाने वाला क्या कराएगा? अनुनासिक।
अनुनासिक। जिसमें नाक का यूज बोलने में, उच्चारण में नाक का यूज हो रहा है तो क्या कहलाएगा? अनुनासिक। ठीक है। जिसमें नाक का यूज होता नहीं है, निर्नुनासिक। पहले नाक के उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, नाक के उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है। पहला जो अनुसरण करेगा, अनुनासिक। जो अनुसरण करेगा नाक के आधार पर ही बोला जाएगा। चल बोल के दिखा, मां। बोल के दिखा। नाक में जोर गया थोड़ा भी? मां। नाक में गया? चलिए बोल के दिखाइए। ये पहले ऐसे लिखते थे। बोलो। ईख। ईख नहीं, ईख। नाक में गया जोर तो देखिए, सभी स्वर, ध्यान से मेरी बात सुनना, सभी स्वर जिसमें क्या लगा हो? चंद्र बिंदु। ये लगा होना चाहिए। क्या लगा हो? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। सभी स्वर जिसमें क्या लगे हों? चंद्र बिंदु लगे हों, उसमें किसका यूज होगा? नाक का यूज होगा उसके उच्चारण में। मतलब चंद्र बिंदु लगा है मतलब नाक का उच्चारण होगा। जैसे देखो, मैं तुम लोग को बोला, देखो पहले क्या होता था, ऐसे लिखते थे बेटा। ये देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं ये ऐसे लिखते थे, मैं जा। लेकिन अब क्या हुआ, हिंदी में जैसे परिवर्तन होते गया, अगर पहले से मात्रा लगी हुई है, पहले से क्या लगा हुआ उसमें? मात्रा लगा हुआ है, तो एक बिंदु से भी काम चला लिया जाता है। इसलिए अब ऐसा नहीं लिख करके क्या लिखते हैं अपन? मैं। पहले ऐसे लिखते थे, क्यों? क्यों? हम लोग अब कैसे लिखते हैं? क्यों? तो पहले से अगर उसमें क्या लगा हुआ है, मात्राएं लगी हुई है, तो अपन एक बिंदु से भी काम चला सकते हैं। ठीक है। तो स्वर के दो और प्रकार किसके आधार पर? नाक के आधार पर। तो क्या नाक का यूज हो रहा है, नाक उच्चारण होगा तो अनुसर कर रहा है, इसीलिए कहलाएगा अनुनासिक। और अगर नाक का यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, चलिए किसी भी 11 के 11 स्वर को बोलिए, नाक का यूज नहीं होगा। ए, अ, ई, उ, री। ठीक है। ए, ओ, औ। लेकिन अगर इसी में मैं चंद्र बिंदु लगा दूं, इसी में मैं क्या लगा दूं? चंद्र बिंदु। अब ऐसा लिखा जाता है, ये देखो, ई और ये ख, ईख। ठीक है। तो अगर मैं चंद्र बिंदु लगाया, मतलब उसमें क्या है? वो कैसा होगा? अनुनासिक। क्या होगा बेटा? अनुनासिक। अगर, और बाकी सब क्या है? निरुनासिक। अनुनासिक की संख्या ना पूछ के आपको निरुनासिक की संख्या पूछेगा। निर्नुनासिक की संख्या कितनी है? तो 11 का 11। 11 का 11 क्या है बेटा? निर्नुनासिक। लेकिन अगर इसमें मैं चंद्र बिंदु लगा दूं तो क्या बन जाएगा? अनुनासिक। क्या बन जाएगा? अनुनासिक। ठीक है। नाक हो गया। अरे नाक के आधार पर बता दिया, होंठ के आधार पर बता दिया, तो जीभ क्या बिगाड़ा है? लिखो, जीभ के आधार, लिखना नहीं है, सुनना है। जिह्वा के आधार पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीभ। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार सब मैं तेरे को स्लाइड में पढ़ाऊंगा। टेंशन फ्री, सब चीज लिखा लुखाया मिलेगा। कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है। ठीक है। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। किसके प्रकार बता रहा हूं मैं? स्वर के प्रकार। अगर मैं मान लेता हूं ये जीभ है, ये ऐसा गोल वाला जो ललचा के बाहर निकलता है, ये अंदर वाला पोर्शन छोड़ दो। ठीक है। इसको अगर जीभ मानते हैं तो ये सामने वाला पोर्शन है, ये सामने वाला पोर्शन इतना, इतना, तो इसी को कह लेंगे अग्र, अग्रस्वर। क्या कहलाता है? अग्रस्वर। जो बीच में मिलेगा ये कहलाएगा मध्य स्वर। यहां पर जो मिलेगा क्या कहलाएगा? मध्य स्वर। और जो पीछे मिलेगा जीभ में वो कहलाएगा पश्च। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन सा है? 4 ऑप्शन रहेगा।
क रहेगा, आ रहेगा, ई रहेगा, कुछ भी रखे, ऊ रहेगा। आपको पूछेगा अग्र स्वर कौन सा है, पूछेगा मध्य स्वर कौन सा है, पूछेगा पश्च स्वर कौन सा है, 4 ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, बोला ना वर्ण से इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अनगिनत। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अच्छा रखना है। तो मैं क्या किसके आधार पर प्रकार बता रहा हूं स्वर का? जिह्वा के आधार पर। देखो, अग्र याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना, क्योंकि इसको याद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार का अग्र स्वर। कौन सा स्वर? अग्र स्वर। दूसरा क्या हुआ? मध्य स्वर। और तीसरा हुआ पश्च स्वर। पश्च स्वर। ठीक है, ठीक। अग्र स्वर जो जीभ के अग्र भाग से बोला जाए। तो ये देखो, अग्र बोल रहा हूं तो ये वर्ड को याद रख लीजिए आप। अग्रीय, ये वर्ड याद करिए बस। ठीक है। मध्य में एक ही होता है आ। मध्य में एक ही होता है अ। मध्य में एक ही होता है केवल छोटा अ। बाकी जो बस गया पीछे। अब यहां पर 4 होते हैं। वो 4 कैसे पकड़ना है? ये ई दिख रहा है, अग्रीय, बड़ा ई लगा है, मतलब हुआ ई ई। और ये यह नहीं लिख करके बेटा इसको ए लिखना। ये अगर पकड़ने का तरीका बता रहा हूं, अग्रीय पकड़ने का तरीका अग्र से, अग्री ग्री ई और ई लगा और ए और ए, बस ये अग्र है। इसको देखना है अग्री, इसमें ई लगा है और ये ए है। तो ई से ई और बड़ा ई और ए से ए और ए, अग्र स्वर है। मध्य में केवल एक, कौन सा? अ। मध्य में केवल एक, कौन सा? अ। और पीछे में बाकी सब, जो बचा सब क्या है? पश्च स्वर है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर समझ में आया? जो जीभ के अग्र भाग से हाँ, यहाँ से इ, इ, ए ए जो आगे से बोला जा रहा है वो क्या है? अग्र स्वर। बीच से अ, बीच से क्या बोल रहे हैं? अ। बाकी सब पीछे से उ उ। ठीक है, ओ औ, ये सब कहां से बोला जा रहा है? आ, पीछे से। ये सब कहां चल देगा? जिह्वा के आधार पर। ठीक है। अब देखिए मुंह का खुलना, मुंह के खुलने के आधार पर। अरे भाई, मैं वो वाला होठ बताया था ना, मुख के खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर। ठीक है। एक होता है संवृत, एक होता है असंवृत, एक होता है विवृत, एक होता है अर्धविवृत। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब यहाँ का बला है स्वर के मुख खुलने के आधार पर। देखो, आपका मुंह खुलता ही नहीं, लेकिन आप बोल देते हो ई ई, खुला मेरा मुंह, ई ई, खुला क्या? अगर खुला नहीं, उ उ, ई ई, उ उ, ई ई, उ उ। देखो क्या बोल रहा हूं मैं बोल भी लिया, मुंह भी नहीं खुला, तो इसको क्या बोला जाता है? संवृत। ई ई, उ उ। ठीक है। पहले का नाम क्या है? संवृत। संवृत का मतलब जब मुंह आपका क्लोज हो। क्या हो? मुंह क्लोज हो, उसके बाद भी आप बोल लें, तब ये क्या कहलाता है? ठीक है। अब थोड़ा सा खुलेगा, ए ओ, ए ओ। क्या बोला? ए ओ। ठीक है। और विवृत एकदम दबा के खुल आ, एक ही छोड़, बाकी सब किस में जाएगा? अर्धविवृत में। ठीक है। तो मुख के खुलने के आधार पर 4 प्रकार का। संवृत बंद रहता है, वृत पूरा बंद है, क्लोज, ई ई, उ उ, हो गया। थोड़ा सा खुला हो, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ।
दबा के खुला, आ पूरा खुला है। अर्धवृत्त मतलब जो बच गया सब किस में आ जाएगा, अर्धवृत्त। ये इसको याद करना पड़ेगा। तेरे को क्या लग रहा है इतना आसान है? नहीं है। ठीक है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्लाइड के आधार पे पढ़ा देते तुमको। तुम काहे के लिए इतना मेहनत करोगे? सारा का सारा चीज आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में आपको। अब इसमें से दो चार परिभाषाएं याद रखनी है आपको। ठीक है, क्या याद रखना है? परिभाषा याद रखना है। ए, भगा दूंगा मैं क्लास से, हंसी वसी मेरे को दिखाए तो, है ना? हाँ, मेरे साथ करिए, मजा आएगा। क्या बोलते हो मैं भी देखता हूँ। चलिए, वर्ण व्यवस्था एवं भाषा बोध चैप्टर का नाम है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अथवा सुनते हैं। तुम लोग का हंसी सुन लिया मैं। जो कुछ भी बोल रहा हूँ या जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, वो सब क्या है? ध्वनियां हैं। ये जो ध्वनियां हैं, अभी सारा चीज जो बोल रहा हूँ, यही आगे चल के क्या बनेगा? यही ध्वनि क्या बनेगा? वर्ण। क्या बनेगा? वर्ण। तो वर्णों के मेल से, जैसे मैं बोला, ये देखो, अभी बहुत सारा वर्ण है। आधा र, ये आ प्लस आधा म प्लस अ, ये क्या हुआ? सब मिलकर, ये देखो, चार ठो वर्ण मिल करके एक ठो शब्द बना। तब ये राम क्या एक शब्द है। बोलचाल में, बोलचाल को ध्वनि बोल दिया। ध्वनि का एक ही काम है, बोलना और सुनना। अगर इसी को मैं लिखित रूप में लिख दिया तो वर्ण है। और वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों के मेल से क्या बन रहा है? राम एक शब्द है। और शब्द, बहुत सारे शब्द मिल करके एक वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? वाक्य। क्वेश्चन पूछेगा शब्द की या वाक्य का, ठीक है, सबसे मूल तत्व क्या है? वर्ण। वर्ण उसे कहते हैं जिसके और इससे बाद इसका और क्या नहीं किया जा सके, खंडन ना किया जा सके। जैसे ये देखो, मैं बोल रहा हूं आधा, ये देखो, ये बोला इसको और कैसे तोड़ेगा? मतलब मैं बोला ई, मान लीजिए बड़ी ई है, बड़ी, तो ये बड़ी ही ऐसा लगता है, किसी के भी साथ ऐसे लगता है, तो आधा डंडा को दूसरा ले जाएगा, आधा डंडा को दूसरा ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसके और क्या नहीं कर सकते? पार्टीशन नहीं कर सकते। इनको वर्ण बोलते हैं। तो किसी भी शब्द का मूल क्या है? वर्ण है। किसी भी शब्द का मूल क्या है? वर्ण है। ठीक है, इसके और पार्ट नहीं हो सकते, आखिरी यही है। ओके, वर्ण वर्ण मिल करके बनेंगे शब्द। वर्ण वर्ण मिल करके क्या बने? शब्द। ये जैसे बना एक शब्द राम, ये शब्द क्या बन गया? राम। अब बहुत सारे शब्द मिल करके एक वाक्य बनेंगे। जैसे मैं बोला राम ने खाना खाया। अब ये क्या हो गया? एक वाक्य। ये क्या हो गया? एक वाक्य। इस वाक्य से पहले बहुत सारे शब्द मिलकर के इस वाक्य को बनाए। शब्द, शब्द बहुत सारे वर्णों से मिला बन के बना शब्द। तो किसी भी शब्द की या वाक्य की सबसे मूल इकाई क्या होती है? तो वर्ण। क्या होता है? तो वर्ण। वर्ण ही क्यों होता है? क्योंकि इससे बाद और टुकड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद इसका और टुकड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए मूल इकाई, फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो गया आपका? वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, कई सारा ऑप्शन में रहेगा, स्वर रहेगा, व्यंजन रहेगा, फलाना रहेगा, ढिकाना रहेगा, वर्ण आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई। ओके, वर्ण। ये देखो, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये सब वर्ण है।
इसमें देखो आ भी है, ई भी है। ये देखो क के साथ लगा हुआ है हल, और ख के साथ भी लगेगा हल, ग के साथ भी, च के साथ भी, छ के साथ भी, ज के साथ भी, इतने व्यंजन हैं। कॉन्सोनेंट क्या बोलते हो तुम लोग? व्यंजन को क्या बोलते हो? जैसे स्वर को वावेल बोलते हो वैसी कॉन्सोनेंट। ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट। इसके सब, ये सब आधे हैं। कैसे ये सब? आधा है, इसको पढ़ ही नहीं सकते। ये मैं भले बोल रहा हूं, इसको बोल आधा जा, कुछ होता है क्या आधा जा? तो जब तक इसको मैं पढ़ना है, अगर मेरे को पढ़ना है तो इसमें मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? अ। तब ये दोनों जुड़कर होगा ज। तब ये दोनों जुड़कर क्या होगा? ज। तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को आप पढ़ ही नहीं सकते, कंसोनेंट को पढ़ ही नहीं सकते आप बिना वॉवेल्स की सहायता से। ठीक है, चलिए, ये सब वर्ण है ना, ये सब क्या है? वर्ण है। इसके और टुकड़े हो सकते हैं क्या? आधा ग का और आधा कुछ कर डालेगा तो बता। एक ठो को तू ले चल, एक डंडा को, एक डंडा को मैं ले चलता हूं, बोले आधा ग नहीं टूट सकता। और ये जो उसका और टुकड़े नहीं हो सकते, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को क्या बोला जाता है? वर्ण। ठीक है, वर्ण। जैसे राम, राम में 4 मूल ध्वनियां हैं, या राम जो मूल ध्वनि है उसमें 4 उसके वर्ण हैं। ये देखो, ये है आधा र, बड़ा आ, आधा म और अ। ये दोनों मिलकर के हो जाएगा रा, और ये दोनों मिलकर के हो जाएगा म। ये मिलकर के क्या बन गए? राम। ये हैं ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। तो राम में कितने वर्णों का यूज हुआ? इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? वर्ण कहते हैं। राम शब्द में कुल 2 अक्षर, अक्षर की बात करेंगे तो 2 अक्षर हैं, परंतु इसमें 4 वर्ण हैं। और राम में शब्द कितने हैं? एक। राम एक शब्द है, राम एक, अक्षर 2, अक्षर वर्ण 4, वाक्य 0। वाक्य बना ही कहां भी? राम एक शब्द है, जब तक वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, घूमेगा नहीं, वाक्य कैसे बनेगा? राम ने पिक्चर देखा, अब बना वाक्य। राम एक शब्द है। राम शब्द 2 अक्षरों से बना है, रा और मा। और ये जो है 4 वर्णों से बना है, आधा रा, बड़ा आ, आधा मा और अ। तब होगा राम। इतनी बातें समझ में आई तो क्लास समझ में आएगा, इतनी बातें समझ में नहीं आई तो क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। जो मैं ध्वनि बोलता हूं, ध्वनि क्या है? तो ध्वनि जो है शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अ आ ई आदि जब मनुष्य के द्वारा बोला जाता है, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, केवल अ आ ई उ ऊ, ये मनुष्य के द्वारा जब बोला जाता है, तब इसे ध्वनि, तब यही ध्वनि होती है। तब ये क्या है? ये बोला जा रहा है तो ध्वनि है, बोला जा रहा है तो क्या है? ध्वनि है। इसे लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए, किसके रूप में व्यक्त करने के लिए? लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह बनेगा। जैसे अ का एक, बड़ा आ का एक चिन्ह है, ये बड़ा आ का एक चिन्ह है। ध्वनियों को बोलने के लिए एक चिन्ह का यूज होगा, ई। जैसे मैं बोला छोटा ई, तो इसके लिए देखो, अगर मैं छोटा ई बोल रहा हूं तो इसके लिए ये एक चिन्ह है, ये ऐसा एक चिन्ह है। अब मैं इसमें प लगाऊंगा तो पी हो जाएगा, ना लगाऊंगा नी हो जाएगा। ये चिन्ह है। ठीक है, तब इसी चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्वनियों को लिखने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे वर्ण कहते हैं। तो बोलने और सुनने के लिए ध्वनि, लिखने और पढ़ने के लिए वर्ण। ठीक है, तो ध्वनि बोलने और सुनने में प्रयोग होता है, जबकि वर्ण लिखने और पढ़ने में प्रयोग होता है। ठीक है, ध्वनि दृष्टव्य नहीं है, मैं बोल रहा हूं, देखना, दिख जाएगा तो बताना। ठीक है, राम बोला, नहीं दिखा, ये ले राम, लिखा, दिख गया। तो जो बोला वो ध्वनि था, जो बोला वो क्या था? ध्वनि था। तो ध्वनि देखने योग्य नहीं है, जिसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन वर्ण को देखा जा सकता है। ठीक है, जबकि वर्ण कैसा है? दृष्टव्य है। एक और चीज होता है लिपि। अरे कुछ नहीं होता लिपि, लिखने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिपि।
जैसे अभी मैं जो जो राम बोला, राम को लिख दिया, लिखने का प्रक्रिया क्या कहलाएगा? लिपि। लेकिन ये लिखा मैं देवनागरी लिपि में हूं, वैसी भाषाओं के आधार पर लिपि में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अंग्रेज कौन से लिपि का प्रयोग करेंगे? तो वो लोग रोमन लिपि का प्रयोग करेगा। पंजाबी किसका उपयोग करेगा? गुरुमुखी लिपि का प्रयोग करेगा। तो लिखने की प्रक्रिया लिपि कहलाती है। और लिपि बोले गए ध्वनियों के अनुसार चेंज होते रहती है। जैसे देखो, भाषा की सभी ध्वनियों को निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। पर्टिकुलर स को ऐसे ही लिखना है, स। और रोमन में जैसे मान लीजिए स के लिए मैं एस लिख ले रहा हूं, तो वो ऐसे ही लिखेगा। साढ़े नाल रहोगे, वो स अलग लिखेगा अपना, गुरुमुखी लिपि वाला। ठीक है, वही बात बोल रहा हूं। तो हर एक लिपि का एक अलग से क्या रहेगा? चिन्ह रहेगा। जैसे सबसे ज्यादा किसके लिए अपन बात करते हैं? भारत में देवनागरी लिपि। संस्कृत भी बहुत सारी भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, देवनागरी। पंजाबी की लिपि का नाम है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, अंग्रेजी की लिपि का नाम क्या है? रोमन लिपि। इसी प्रकार विश्व की भाषाओं के भिन्न और भी जो भाषाएं हैं, अलग अलग लिपियों में पाया जाता है। हर एक लिपि का एक चिन्ह होता है। हर एक हर एक भाषा का एक क्या होता है? पर्टिकुलर चिन्ह होता है। उसी चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे स का हिंदी में ये हुआ और इंग्लिश में ये हुआ, मान लो की बात कर रहा हूं। तो हर एक भाषा का अपना एक चिन्ह होता है, अपना एक चिन्ह होता है, जिसे क्या कहा जाता है? लिपि कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि अनेक भारतीय भाषाओं में लिखी जाती है। बहुत सारी भारतीय भाषाओं में देवनागरी लिपि है। वर्णमाला, पहले बताओ मेरे को, फूलों की माला किसको कहते हैं? अगर फूल को एक साथ बहुत सारा गूंथ दिया जाए तो क्या कहलाता है? फूलों की माला। अगर वर्ण एक साथ बहुत सारे हैं तब क्या कहलाएंगे? वर्णमाला। देवनागरी लिपि में वर्णमाला 52 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? कुल मिला के 52 वर्ण है। इन 52 वर्णों का एक माला बनता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? वर्णमाला। तो देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या पूछेगा, आपको याद रखना है कितनी है? 52। वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अंग्रेजी में 26। कितना है? 26। अपना आधा है। डायरेक्ट क्या अपना आधा? क्या बात करेगा, आधा अधूरा। इसमें जो स्वर है इनकी संख्या 11। अब इसको याद रखना है, स्वर की संख्या कितनी है? 11। अयोगवाह 2 होते हैं। क्या है सर? ये सब आगे चल के बात करेंगे। अयोगवाह क्या होता है? आयोग, जो किसी के साथ योग ना हो, आयोग। ठीक है, 2 होते हैं। व्यंजन, व्यंजन में भी देखो एक होता है मूल व्यंजन, फंडामेंटल। इनकी संख्या 35 है। और 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, ज्वाइंट। अलग अलग नहीं घूमते, किसी न किसी के साथ होते हैं, किसी न किसी के साथ होते हैं, तब क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन। इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 39, हो गया 2, 41, और ये हो गया 11। टोटल हो गए 55। टोटल कितने हो गए? सॉरी 52। टोटल कितने हो गए? 52, 52। 52 और 52 ही क्या है? वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? 52। ठीक है, चलिए। स्वर, ये 11 स्वर है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। छोटा कोई लोल टाइप का छोटा ई बड़ा ई मत पढ़ना है। अ आ ई उ ऊ री। कहां पर री का पोजीशन है? उ ऊ के बाद ए ए ए ए ओ औ। ए के बाद आई बोलना है, ए नहीं, ए आई। अ आ इ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ, ऐसा बोला जाता है। हो गया 11। बचपन में काश अच्छे से पढ़ लेते, अभी भी याद नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है? आयोगवाह। जो किसी के साथ योग नहीं होता क्या कहलाता है? आयोगवाह। जैसे अनुस्वार अम, आहा, अम, आहा। ठीक है, ये अनुस्वार कहलाता है, ये वाला। अम को क्या बोल देते अपन? अनुस्वार। और विसर्ग को क्या और एक को क्या बोल देते अपन? आहा को विसर्ग।
आहा। अम, ये है आयोग, ये क्या नहीं होते, किसी के साथ योग नहीं बनाते। मतलब देखिए, ना तो ये स्वर है और ना तो ये व्यंजन है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। ना तो ये क्या है, स्वर है, और ना तो ये क्या है, व्यंजन है। इसलिए अलग से बोला गया। क्या बोला गया? अयोग वाह। योग का मतलब होता है जुड़ना, अयोग मतलब नहीं जुड़ना। बात समझ में आए? ना स्वर के साथ ठीक से जुड़ पाए, जुड़ेंगे जरूर, लेकिन ना तो ये स्वर है ना तो क्या ये व्यंजन है। चलिए, एक होता है व्यंजन समूह। तो मूल व्यंजन है 33। अब देखो ध्यान से, और मूल व्यंजन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 35। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 33 धन 2। 33 और धन 2, मतलब बेटा आपको आंसर लेना है 35। तो आंसर लेना है 35। मेरी बात ध्यान से सुनना, आंसर लेना है 35। ठीक है, चलिए, ये है व्यंजन। व्यंजनों की देखो, व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है? 30, 5, 35 धन 4, 39 चाहिए, क्योंकि 2 तो अयोगवा हो गया। 41 और 11 क्या हो गए? स्वर। हो गया 52। अब देखो ध्यान से, इस 35 में 25, इस 35 में 25, ये 25, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पर्श होगा, तो अब क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। अभी मैं आपको व्यंजन नहीं पढ़ा रहा हूं। 25 क्या है इसमें? गले से, गले को स्पर्श करके निकलेगा। क, ख, ग, घ, अंग, गले को टच कर रहा है, इसलिए नाम है कंठव्य। ठीक है। तालु, ये जीभ आपका जाके ऊपर दीवार में टकराएगा। बोल के देखो, च, छ, ज, झ, इया, वही है तालु। ऐसी का ऐसी याद रखना है। कंठ के बाद तालु। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ व्यंजन को ढंग से पढ़ाना भी, नाम मात्र बता दे रहा हूँ बस। कंठ के बाद क्या गया? तालु। तालु के बाद आता है मूर्धा, जब जीभ पलट के ऊपर दीवार को टच करेगा। जैसे त, थ, ड, ढ, अण, त, थ, ड, ढ, अण, त। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? देखो, त, दांत को टच करेगा, दंतस्थ, संतोष्ट, दांत टच होगा। देखो, बोल के देखो, त, थ, जीभ गया, दांत को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? त, थ, द, ध, न, कर रहा है। इसके बाद देखो प वर्ग। अब होठ का काम है। प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, भ, म। केवल किसका काम है? होठ का। ये होठ को टच किया, इसलिए कहलाया ओष्ठव्य। तो ये 5 पंचे 25, 5 पंचे, क्योंकि किसी ना किसी को स्पर्श कर रहा है, इसलिए नाम है स्पर्श व्यंजन। नाम क्या इसका? स्पर्श व्यंजन। किसी ना किसी को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। अब है अंतस्थ। अंतस्थ किसी को टच नहीं करेगा, अंदर ही अंदर निकल लेगा बाहर। यार अलावा, यार अलावा, यार अलावा, यार अलावा, कहीं कुछ टच नहीं हुआ, अंदर से निकला, निकल गया। इमोशन अंदर से निकल गया, यार अलावा, कहीं टच। अंतस्थ, कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया अंतस्थ। अंतस्थ के बाद ऊष्मा। बोलेगा तो ऐसे एनर्जी, श श श ह, बोलेगा तो एनर्जी निकलेगा अंदर से। देखो, ऊष्मा पैदा होगा। श श श ह, क्या निकल रहा है? बोलने से ही क्या निकल रहा है? ऊष्मा। श श श ह, श श श, ये 4 हो गए ऊष्मा। कौन सा व्यंजन? ऊष्मा व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इसको इसलिए बोलते हैं, ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, और नीचे एक तो बिंदु लगा लिया, इसीलिए द्विगुण व्यंजन हो गया। ये देखो, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। कौन से वर्ग में? ट वर्ग में। लेकिन यहां पर उसमें क्या लग गया? बिंदी। इसीलिए क्या नाम है इसका? द्विगुण व्यंजन। ढ, ढ, ड, ढ, ड और ढ। संयुक्त व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से ना रहे, जैसे ये देखो, आधा क प्लस श, ये मिलकर बनेगा छ। आधा क और श मिलकर के क्या बना? छ। अकेले नहीं बना ये। ठीक है। त्र,
ठीक है, ये अकेले नहीं बना, तो ये किसी ना किसी के वैसी गया, ज और इया, ठीक है, स्र, तो ऐसे ये चारों जो हैं अक्षत्र, ज्ञ और श्र। चल तो बोल के दिखा यादव तू, क्या है ये? हाँ ये गुड, बाजू वाला बोल। हाँ, त्र, ज्ञ, श्र, अबे श्र, बोल लेगा पटेल, बोल। छ, त्र, ज्ञ, श्र। हम्म 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 ठीक, ये है द्विगुण, क्योंकि इनके नीचे क्या लगा हुआ है? बिट्टी, ड और ढ, ड और ढ। चलिए, अब आते हैं स्वर की ओर। क्या पढ़ाना है मेरे को? स्वर, ठीक है। चलिए, स्वर, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, अर्थात जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। बस यही याद रखना है, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। बस, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ, ठीक है, बिना किसी की सहायता से बोले जाने। मूलतः इनकी संख्या कितनी है? 11। ये रहे 11। आपको पूछेगा स्वरों के प्रकार, पहले से बता दे रहा हूं, क्या पूछेगा? स्वर के प्रकार, डेम श्योर यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपका दिमाग काम करना भूल जाएगा। ठीक है, तो स्वरों के प्रकार, स्वरों के मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहला प्रकार देखिए, किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार। पहले वाले का नाम है हश्व, दूसरे वाले का नाम दीर्घ, तीसरे वाले का नाम प्लुत। किसके आधार पर? मात्रा, यही पूछेगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का? 3। पहले वाले का नाम हस्व, दूसरे वाले का नाम दीर्घ, तीसरे का नाम प्लुत। तो हस्व किसको बोलते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं उच्चारण के आधार पर बोलूंगा तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है क्या कहलाएगा? हश्व। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ, और जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है प्लुत। लेकिन मात्रा के आधार पर बोलूंगा तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है तो कैसा हो जाएगा? हस्व। और इनकी संख्या जितने 4 तो छोटे छोटे हैं, सॉरी अ ई उ और री, जो चारों छोटे हैं वो कैसे हो जाएंगे? हश्व। दीर्घ की बात करेंगे तो बाकी जो 7 बचे सब किस में आ जाएंगे? दीर्घ में। अलग से याद रखना, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे तब क्या कहलाएगा? दीर्घ या गुरु कहलाता है। इनकी संख्या 7 है, जितने बड़े वाले हैं या जिसमें मात्रा है सबको डाल दो। इसके बाद प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर नॉर्मल प्रयोग में नहीं होते, लेकिन अगर कोई वस्तु दूर में है उसके लिए ये उपयोग में आ जाता है, और इसके लिए एक सिंबल है, क्या? एस चिन्ह लगाकर इसका प्रयोग कहते हैं। जैसे देखो, राम, श्याम, ठीक है, ऐसा। जैसे देखो, संस्कृत में एक मंत्र है ओम, है, तो कैसे लिखते हैं? देखो, ओ, ऐसा, ये रहा ओम, ओम, दिख रहा है? ऐसा लिखा जाता है। हिंदी हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। मूलतः कहाँ प्रयोग प्रयोग होता है इसका? संस्कृत वंशित में प्रयोग होता है। लेकिन मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के आपको याद रखना है? 3 प्रकार का। नाम क्या है? हश्व, दीर्घ और प्लुत। ये बड़ा उटपुटांग नाम है, पुलुत। क्या नाम है? प्लुत। उत्पत्ति या उत्पत्ति के अनुसार किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आधार पर 2 प्रकार का। एक है मूल स्वर, एक है संधि स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर का अर्थ ही होता है जिसके बनने में किसी और का योगदान ना हो, तो मूल स्वर होगा। जैसे छोटा आ के बनने में और किसी का योगदान है क्या? नहीं है। छोटा ई केवल अकेले बना,
छोटा ऊ केवल अकेले बना, री अकेले बना। तो ऐसे स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। लेकिन दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। ये ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूं। देखो, मूल स्वर कौन सा स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर। संधि का मतलब ही होता है योग, जुड़ना। संधि का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है। हाँ, परिवार में जब शादी होती है तो दो परिवारों का संधि होता है। ठीक है। हालांकि बाद में विच्छेद भी होता है, संधि विच्छेद। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले संधि की ओर आ जाओ। तो संधि का मतलब होता है जुड़ना, संधि का मतलब जुड़ना। चलिए, मूल स्वर किसको बोलते हैं? अ, ई, उ और री। पहले ये समझो है क्या मूल स्वर। ये चार मूल स्वर हैं। चूंकि इनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों के मेल से नहीं होती और ये केवल अपने आप में अविच्छेदित है और ये अपने आप में फुलफिल है, इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर का कोई योगदान नहीं है। बात समझ में आया? इसलिए कैसा स्वर है? मूल स्वर। अब देखो, मैं बोल रहा हूं संधि स्वर। संधि स्वर दो प्रकार का होता है, एक संयुक्त और एक दीर्घ। एक क्या होता है? संयुक्त स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। संधि स्वर दो प्रकार का। संधि का मतलब जुड़ना, जहां पर दो स्वर मिल करके किसी तीसरे स्वर को बनाएंगे तब कहलाएगा संधि स्वर। ध्यान से मेरी बात सुनना। जहां पर दो स्वर आपस में मिल करके तीसरा स्वर बनाएंगे तब क्या कहलाएगा? संधि स्वर। संधि स्वर दो प्रकार का। पहला प्रकार संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जैसे देखो, ये मिला अ और मिला ई और बन गया ए। क्या मिला? अ और ई, बन गया क्या? ए। वैसे ही मिला बड़ा आ और ये वाला ए, और बन गया क्या? ए। अ और ई के मिलने से ए बना, अ और ए के मिलने से ए बना, ए आई, ए आई। देखो, अ और उ से बना ओ, और बड़ा आ और बड़ा देखो ओ के मिलने से बना औ। छोटा अ और ई मिलके बना ए। बड़ा आ और ए मिलकर के बना आई। छोटा ऊ और अ और छोटा ऊ मिलकर के बना ओ। बड़ा आ और ओ मिलकर के बना औ। तो ये क्या कहलाया? संयुक्त स्वर। अब बोल रहा हूं मैं दीर्घ स्वर। दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। तो एक छोटा और एक छोटा, समान छोटे लोग मिल करके एक बनाएंगे बड़ा, तब हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। तो छोटा आ मिलकर के बना लेगा बड़ा आ। छोटी ई मिलकर बना लेगी बड़ी। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बना लेगा क्या? बड़ा ऊ। तब ये कहलाएगा दीर्घ स्वर। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? दीर्घ स्वर। और अगर दो अलग अलग के मेल से क्या बनेगा? संयुक्त स्वर। ये पढ़ क्या रहे अपन? संधि स्वर। और एक क्या है? मूल स्वर। उत्पत्ति के अनुसार जो जिनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है वो मूल स्वर, जिनकी उत्पत्ति संधि से हुई है संधि स्वर। अब क्लियर हुआ? चलो, जीभ के प्रयोग के आधार पर ये रहा आपका लंबा सा जीभ। ये लंबा सा जीभ मैं सब पढ़ा चुका हूं ना। जीभ में, जीभ के आधार पर ये क्या कहलाएगा? अग्र। ये क्या कहलाएगा? मध्य। और ये क्या कहलाएगा? पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र, मध्य और पश्च, देखिए मैं यहां पर इसको याद करने के लिए एक फार्मूला बताया। क्या? अग्रीय। यहां पर तो केवल क्या आएगा? बाकी सब कहा? पीछे। तो देखिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होगा अग्र स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होगा मध्य स्वर, और जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होगा पश्च स्वर। बस आपको ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है।
आपसे पूछेगा ऊ अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, उस समय प्राण पखेरु उड़ जाएंगे जिस दिन वो पेपर में देखोगे। अभी लग रहा है ऐसा, अरे रोज चाय नाश्ता करते हैं टाइप का याद हो गया। अरे इतना सरल हिंदी लोग कैसे करते हैं। 15 मिनट बाद आए बाएं और साएं हो जाएगा। ठीक है, साफ बता रहा हूं, कितना देर बाद? 15 मिनट बाद। चलिए, मुख का द्वार खुलने के आधार पर, अगर मुख का द्वार, पहले इधर देखो एकदम बंद है फिर भी बोल ले रहे हो ई ई उ उ ई ई उ उ, तो ये कहलाएगा संवृत। क्या कहलाएगा? संवृत, क्लोज। अर्ध संवृत, हाफ क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद आधा खुला, आधा बंद और आधा खुला, तो आपको इसको याद रखना है। ए ओ, 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 ई ई उ उ, ई ई उ उ, क्या है? क्लोज, संवृत, अर्ध संवृत, आधा खुला, ए ओ, ए ओ, इसको याद रखना। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार, ठीक है, क्या बोलेगा? आ, तो ये विवृत, बाकी सब किसमें चल देगा? हाफ ओपन, अर्ध विवृत, ये मुख द्वार खुलने के आधार पर। ओके, होंठ की स्थिति के आधार पर, होंठ अगर घूमकर गोल बन जा रहा है, उ उ ओ औ, उ उ ओ औ, तो ये हो गया क्या? वृत्ताकार। और जिसमें गोल नहीं बना, अवृत्ताकार। तो मुख, होंठ की स्थिति के आधार पर दो प्रकार का, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। पहले वृत्तमुखी, जिसको बोलते समय होंठ गोल हो जाए, ओ उ उ ओ ओ, तो गोल हुआ। ये चार को छोड़ करके उ उ उ उ ओ औ, ये क्या है? ये क्या है? वृत्त। और जो बच गया सात, सातों क्या है? अवृत्तमुखी। जिनको बोलने पर वृत्त मुख वृत्त के समान ना हो, वो अवृत्तमुखी। ये होठ के आधार पर था। किसके आधार पर? ठीक है, मात्रा के आधार पर बता। हाँ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उत्पत्ति के आधार पर, मूल स्वर और संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, अच्छा जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च, आद्य मग्र और मध्य और पश्च। ये किसके आधार पर था? होंठ की स्थिति के आधार पर। चलिए, हवा नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, नूर्नासिक और अनुनासिक, दो प्रकार का बताया था। नाक बस याद रखोगे तो भी चलेगा, नाक और मुख से हवा निकलना। इसके आधार पर ये दो प्रकार का, एक है अनुनासिक और एक होता है निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब इस समय में आपका जो वायु है नाक से निकलेगा, उच्चारण हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगा। मुख से तो निकलेगा ही, नाक से भी निकलेगा। जैसे बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ। मुंह से तो निकलेगा ही, किससे निकलेगा? नाक से भी निकलेगा। ओके, मतलब जिसके साथ भी क्या मिलेगा आपको? चंद्र बिंदु मिलेगा, वो सब क्या हो जाएगा? अनुनासिक। जिसमें भी चंद्र बिंदु नहीं मिलेगा, निर्नुनासिक। सभी स्वर निर्नुनासिक हैं, लेकिन सभी स्वरों में अगर चंद्र बिंदु लग दिया जाएगा तो वो अनुनासिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलें आगे। घोष के आधार पर, घोष एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। घोष का मतलब होता है कंपन करना, बस इतना ही जानिए। घोष का मतलब क्या होता है? वाइब्रेट होना। किसी को बोलो और वो अगर वो वर्ड वाइब्रेट, थोड़ा देर बोल के शांत रहो ना, वाइब्रेट हो रहा है अरे हो रहा है ना, लास्ट तक देखो। ऐसे नहीं, थोड़ा सा आखिरी में कंपन हो रहा है। ई, शक्ति कपूर नहीं हूं मैं। ठीक है ठीक है, ओके। तो घोष, सभी जो स्वर होते हैं
वो घोष होते हैं। घोष का मतलब होता है बोलते समय जब उसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो। वर्णों को बोलते समय जब उसमें क्या उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न हो, तब उसको क्या बोला जाता है, घोषत्व या सघोष बोलते हैं या घोष बोलते हैं। और जिनमें कंपन उत्पन्न ना हो, क खत्म हो गया, क खत्म हो गया, क में कुछ निकला लेकिन उसी में बोला आ, आखिरी में कंपन हो रहा है, यही है घोषत्व और अघोष। घोष और अघोष। तो बोलते समय अगर कंपन उत्पन्न हो रहा है तो घोष हो गया, और अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, अघोष हो गया। ठीक है, चलिए। आयोग हुआ।